चाइना के साथ बड़े गंभीर प्रश्न भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने इन पे उठाया है, चाइना के साथ इनके गंभीर संबंधों को, और उन्होंने राष्ट्र हित को इसका खतरा भी बताया है। भारतीय जो पब्लिक सेक्टर बैंक में भी हाथ पांव फूले हुए हैं, सांस छूट रहा है, चूँकि सुप्रीम कोर्ट में मसला चल गया है तो बैंकिंग सेक्टर के जो ऑफिसर डरे हुए हैं कि सरकार के और आका के कहने पे, हम ऊपर के मंत्रियों के कहने पे या सरकार के कहने पे दे भी देंगे, कल को कोई अगर सरकार बदल गई, कोई इंक्वायरी हो गई तो हम लोग जेल जाएंगे। पीएनबी के तमाम लोग जेल गए, नीरव मोदी तो भाग गया, हालांकि वो भी लंदन की जेल में बैठा हुआ है, वो मेहुल चोकसी भी भाग गया, और भी जो अदानी के एक रिश्तेदार जतिन मेहता है वो भी डिफाल्टर है, बैंकों का कितना लेके भागा हुआ है इस देश से, तो वो तो भाग गए। तो लेकिन यहाँ फंस तो ऑफिसर जाता है ना जो लोन सैंक्शन करता है, भागो फैमिली एंटरप्राइजेज, भागो फैमिली एंटरप्राइज। तो ये जो है, ये गवर्नमेंट के अंदर अगर बाई द वे साल को सरकार बदल गई तो बैंकिंग सेक्टर के अधिकारियों को पता है कि कल को हम भी जेल जा सकते हैं। अदानी के सामने मेजर चुनौती है कि जो कर्ज है उसको कैसे चुकाएं। मार्केट वैल्यू तो टूट रही है, कर्ज इन्होंने खूब उठा लिया, अपना तो कुछ है नहीं, बैंकों से ही पैसे उठाए हैं लोगों से। अब चूंकि ये मसला जब भड़का हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद, तो इन्होंने घबराहट में कि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस ना चल जाए कि बैंकों का पैसा डूब जाए, तो इन्होंने घबराहट में खुद ही आके पब्लिक के बीच बताया, स्टेट बैंक ने कि 28,000 करोड़ रुपया हमने लोन दे रखा है अदानी को, जबकि इससे पहले यही स्टेट बैंक कहता था कि हमने किस कारपोरेट घराने को कितना लोन दिया है बताने को तैयार नहीं था। दो तरह के बैंकों के लोन होते हैं, एक तो कॉर्पोरेट लोन होता है, इंडस्ट्री का लोन होता है, एक रिटेल लोन होता है। बेसिकली जो बैंकों के सबसे अच्छे परफॉर्मर जो होते हैं वो रिटेल लोन वाले होते हैं, वो देते ही देते हैं चाहे वो उनकी जितनी मजबूरी हो जाए, वो बहुत कम डिफॉल्ट करते हैं। और बड़े कॉर्पोरेट लोन हमेशा डिफॉल्ट करते हैं, क्योंकि बड़े कॉर्पोरेट लोन में हमेशा फ्रॉड होता है। अडानी का अगर कुल नेटवर्थ की बात करें, पूरी कंपनी का नेटवर्थ की बात करें तो उसमें तो 110 अरब डॉलर का लॉस बताया जा रहा है। 110 अरब डॉलर, हाँ, नियर अबाउट 10 से 11 लाख करोड़ रुपए का अडानी को नुकसान हो चुका है, कंपनियों को। हिंडनबर्ग रिपोर्ट तकरीबन 1 महीने हो गए, और इस रिपोर्ट के पब्लिश होने के बाद भारत के सबसे धनाढ्य व्यक्ति और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक गौतम अडानी, उनका साम्राज्य जो है इस 1 महीने में कहाँ तक पहुँचा है, कितना सिकुड़ा है, कहाँ व्यापार हो रहा है, क्या चीन से भी व्यापार जारी है, कहाँ कहाँ हो रहा है, ये सब समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। चलिए इस एपिसोड में जानने की कोशिश करते हैं कि 1 महीने में हुआ क्या अडानी साम्राज्य का, वित्तीय साम्राज्य का। अरुंधति रॉय ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट और बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को भारत के ट्विन टावर्स, अडानी और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर कहा कि ट्विन टावर पे एक तरह से हमले के समान है। तो आखिर क्या हालत है 1 महीने के बाद, ये समझते हैं। संजीव जी मेरे साथ हैं, अब जानते हैं कि पूरा रिसर्च करके आते हैं तब बात करते हैं। संजीव जी स्वागत है अम्बेडकरनामा। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या चल रहा है 1 महीने में, कहाँ तक पहुँचे? देखिए, अडानी का अगर कुल नेटवर्थ की बात करें, पूरी कंपनी का नेटवर्थ की बात करें तो उसमें तो 110 अरब डॉलर का लॉस बताया जा रहा है। 110 अरब डॉलर, हाँ, नियर अबाउट 10 से 11 लाख करोड़ रुपए का अडानी को नुकसान हो चुका है कंपनियों को 1 महीने, एक रिपोर्ट से। और जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने जो एक वैल्यूएशन की बात करी थी कि 50% ओवर वैल्यूड है, 85% ओवर वैल्यूड है, मतलब कि आज 100 रुपये जिसकी इनकी शेयर की जो कीमत है उसका रियल मूल्य 15 रुपये है, तो 85 रुपया बढ़ाया हुआ है। हाँ, तो वो जो है बताया जा रहा है कि 2-3 कंपनियों का तो 85 रुपया गिर चुका है, 85% गिर चुका है। 100 रुपये में से 85 रुपये का वैल्यू खत्म हो चुका है, 15 रुपये बचा है। 15 रुपये हिंडनबर्ग रिपोर्ट की देखा जाए। जैसे अदानी एंटरप्राइजेज है, ये नहीं पैसा, जैसे मैं अर्थशास्त्र का छात्र नहीं हूँ जी, और हमारे बहुत सारे साथी जो अम्बेडकरनामा देखते हैं अर्थशास्त्र की बारीकियों को उतना समझते नहीं है। हम लोग कॉमन आम भाषा में बात समझते हैं कि जो 10-11 लाख करोड़ का जो नुकसान हुआ है, इसका क्या मतलब है कि जो लोग शेयर में पैसा लगाए थे उन्होंने पैसा निकाल लिया अपना, क्या है? देखिए, उसमें ये होता है कि शेयर की वैल्यू गिरती गई। जैसे अब किसी ने 3,000 पे शेयर खरीदा, अच्छा, और उसकी वैल्यू 1,500 रह गई, अगर वो समय पे नहीं बेच पाया तो उसका तो 1,500 का नुकसान हो गया। किसी ने 1,000 में शेयर खरीदा था और 3,000 पे जाके बेच दिया, या गिरने लगा तो 2,000 पे आके बेच दिया,
तो ओवरऑल उसको 1000 का फ़ायदा हो गया। तो इसमें क्या होता है कि जब किसी भी शेयर का मार्केट ऊपर बढ़ने लगता है और इन्वेस्टर को ये लगता है ओवरऑल कि इसको गवर्नमेंट का सपोर्ट है, इसके पास बड़े काम इसके आ रहे हैं, किसी भी कंपनी का परफॉर्मेंस जब वो कागजों में देखने लगते हैं कि तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म है, इनके पास गैस का भी कारोबार आ गया है, इनके पास एयरपोर्ट का भी कारोबार आ गया है, इनके पास तो पोर्ट्स भी सारे हैं, इनके पास तो क्या कहा जाता है बिजली ट्रांसमिशन का भी कारोबार है, सोलर एनर्जी का भी ये कारोबार कर रहे हैं। तो एक इन्वेस्टर का जो है कॉन्फिडेंस बढ़ता है किसी कंपनी में। ठीक है। तो वो कॉन्फिडेंस बढ़ाने में सरकार ये अडानी कामयाब थे पिछले 3-4 सालों में, और वो उस कामयाबी के कारण ये भी था कि सरकार का बहुत ही समर्थन मिल रहा था। और किसी भी कॉर्पोरेट घराने को अगर सरकार का समर्थन मिले तो इन्वेस्टर को भी लगता है कि चूंकि इसकी सरकार साथ है, इस कंपनी के साथ है, तो कंपनी नहीं डूबेगी। तो कंपनी के जो तमाम फ्रॉड और ठगी और जो तमाम चीज़ें होती है वो भी छुप जाती हैं। तो उसमें बहुत सारे आम इन्वेस्टर भी पैसा लगाते हैं, नौकरी पेशा लोग लगाते हैं, गरीब लोग लगाते हैं। उसी में जो बैंक्स भी हैं उनके म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो भी इन्वेस्ट कर देते हैं, सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक। फिर वही कंपनी का कारोबार देखते हुए विदेशी इन्वेस्टर्स भी आते हैं जो फॉरेन का जो है उनमें इन्वेस्ट करते हैं और कंपनी में अपना शेयर खरीदते हैं। ठीक है कि नहीं? तो ये अदानी का जो ग्राफ था ऐसे बड़ा था कि $2 बिलियन की जो नेटवर्थ वाली जो कंपनी थी वो मतलब कि 3 साल 4 साल में एकाएक $218 बिलियन की बन गई। आप समझ गए मेरी बात को? $2 बिलियन मतलब कि जो कंपनी 30,000 40,000 करोड़ की कंपनी थी वो 18 लाख करोड़ रुपए की हो गई। उनकी कंपनियां जो पूरा अदानी ग्रुप था उसका मार्केट वैल्यू ये हो गया 18 लाख करोड़। अब वो जो मार्केट वैल्यू था कागजों में था, जमीन पे लोगों को ये पता नहीं चल रहा था कि इसमें कैसे पैसे आ रहे हैं। पैसे कैसे आ रहे हैं मीन्स कि इनकी कंपनियों का क्या वो परफॉर्मेंस है, कागजों में तो दिखा रहे थे। इसको ऐसे समझें कि जैसे एक शेयर का मूल्य 15 रुपए है, 15 रुपए, लेकिन इन्फ्लेट करके 100 रुपए किया, 100 रुपए ले गए जी। तो हमने शेयर खरीदा 100 रुपए का शेयर 100 रुपया खरीदा, उसका एक्चुअल मूल्य 15 रुपए ही था। 15 रुपए ही था। हाँ। और आप गिर गया तो फिर 15 रुपए पे आ गया तो आपका तो 85 रुपए का नुकसान हो गया ना। तो ये जो लॉस हुआ है ये मतलब पब्लिक मनी या मान लिया बैंक का पैसा, PSU का पैसा इसमें लगा था। जो रिटेल इन्वेस्टर का जो लॉस हुआ सो हुआ, और जो सबसे बड़ा जो लॉस है और जिसपे इंडिया में चिंता व्यक्त की जा रही है, जो अर्थशास्त्री भी चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि जो बड़ा लॉस है वो लॉस ये है कि जो हमारा पब्लिक सेक्टर जो है LIC, SBI, उसके हजारों करोड़ रुपया अदानी में लगे हुए हैं। तो वो जो है वो एक पब्लिक सेक्टर के बैंक को अगर बहुत भारी नुकसान होगा तो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस टोटली टूट जाएगा। रिटेल इन्वेस्टर जैसे किसी का 10,000 डूब गया, किसी का 50,000 डूब गया तो उतना सोशल इम्पैक्ट, इकोनॉमिक इम्पैक्ट नहीं सामने आता। लेकिन जैसे ही कोई खबर आएगी कि इस बैंक का 1 लाख करोड़ रुपया डूब गया तो एकाएक इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ता है। नहीं तो जैसे बैंक का पैसा डूब गया तो बैंक में पैसा मैंने 500 रुपया रखा बैंक में, जैसे यहाँ हैवॉक क्रिएट हो जाता है जी। अभी PNB ने फिर कहा कि हम और लोन देंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा ने कहा है कि और लोन देंगे। तो पब्लिक में एक हैवॉक होता है ना, कोई जाके अकाउंट से पैसा निकाल के अपने घर में रख देंगे, बैंक का डूब गया तो मेरा डूब जाएगा, ऐसा होता है क्या? देखिए आम आदमी की भाषा में अगर मैं समझाऊं कि आपने 100 रुपया बैंक में रखा, तो 100 रुपया जो है वो बैंक ने 100 रुपया के एवज में एक आपसे कॉन्ट्रैक्ट है कि 100 रुपया के एवज में वो 4 रुपया आपको इंटरेस्ट देगा। मान के चले एक मोटा मोटी 4 रुपया आपको इंटरेस्ट देगा 100 रुपये में। अब वो 100 रुपया जो है बैंक अपने पास तो 100 रुपया रख के आपको 4 रुपया क्यों इंटरेस्ट देगा? कहीं और वो इन्वेस्ट, वो फिर 100 रुपया किसी और को देता है, थर्ड को, उससे 10 रुपया लेता है, हमसे 8 रुपया हम आपसे लेंगे। ठीक है, फिर वो देते हुए बहुत ध्यान रखता है कि जिसको दे रहे हैं 100 रुपया वापस आएगा कि नहीं। आप समझ रहे हैं कि नहीं? तो अब ऐसा है कि पिछले 6-7 सालों में बैंकिंग सेक्टर की क्रेडिबिलिटी बहुत गिरी है। इन्होंने जिसको पैसा दिया है वो बहुत जगह डूबा है। 10 लाख करोड़ रुपया बैंकों का डूब गया या माफ़ हो गया। जिनको कर्ज इन्होंने दिया वो वापस नहीं आया। NCLT नाम की एक संस्था बना दी गई, वहाँ पे फिर वो कंपनी डिफ़ॉल्ट होने लगी, कंपनियाँ वहाँ जाती हैं, फिर वो NCLT एक समझौता कराता है कि ठीक है बैंक ने 20,000 करोड़ रुपया दिया था, भाई बैंक को 2,000 करोड़ रुपया आप वापस कर दो। 18,000 करोड़ रुपया गया गुम। एक नया गया पैसा, वो आम आदमी का गया भाई। 20,000 करोड़ रुपए बैंक अपने पास से नोट थोड़ी छापता है। बैंक तो हमारा आपका जो फिक्स कोई डिपॉजिट करा रखा है, किसी ने बैंक में जाके सेविंग अकाउंट्स है, किसी का करंट अकाउंट है, किसी का सैलरी अकाउंट है, वही पैसे होते हैं। आपने फिक्स करा रखा है, वही पैसा जो आगे बढ़ाते रहते हैं। कोई देखिए 2 तरह के बैंकों के लोन होते हैं।
एक तो कॉर्पोरेट लोन होता है, इंडस्ट्री का लोन होता है, एक रिटेल लोन होता है। बेसिकली जो बैंकों के सबसे अच्छे परफॉर्मर जो होते हैं वो रिटेल लोन वाले होते हैं। वो देते ही देते हैं, चाहे वो उनकी जितनी मजबूरी हो जाए, वो बहुत कम डिफ़ॉल्ट करते हैं। और बड़े कॉर्पोरेट लोन हमेशा डिफ़ॉल्ट करते हैं, क्योंकि बड़े कॉर्पोरेट लोन में हमेशा फ्रॉड होता है। और जो अभी अदानी को लेकर क्वेश्चन उठा रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं, क्योंकि विदेशी कंपनियों ने तो बोल दिया, विदेशी बैंकों ने बोल दिया कि अपने शेयर ले जाओ, हमारे पैसे वापस करो, क्योंकि उनको पता चल गया कि फ्रॉड है, इसमें 2 नंबर के पैसे लगे हैं, सेल कंपनियों के थ्रू पैसे आ रहे हैं, ज़मीन पे इसका कुछ काम है नहीं, परफॉर्मेंस है नहीं, और उस परफॉर्मेंस के हुए बिना इसको बैंक लोन पे दिए जा रहे हैं, इसको शेयर वैल्यू पैसा उठाया जा रहा है। कल को अगर बाय द वे इसकी बिजनेस ही बैठ गया तो बैंकों का पैसा कहाँ से वापस आएगा? तो विदेशी बैंक तो सचेत हो गए जो इसको दे रहे थे। विदेशी बैंकों में अब ये स्थिति हो गई कि इनको कोई देने के लिए तैयार नहीं थे। किसी रशियन बैंक के पास अपना शेयर गिरवी अभी इन्होंने रखा है, इनके बड़े भाई ने, गौतम अदानी के बड़े भाई ने। यहाँ SBI LIC को बार बार कहा जा रहा है कि आप दो इनको पैसे दो। अब बैंक 2 तरह से इनको देते हैं, एक तो किसी प्रोजेक्ट के लिए लोन दे देते हैं, दूसरा इनके शेयर में थ्रू म्यूचुअल फंड बैंक भी इन्वेस्ट करता है। जैसे हम और आप बैंकों में गए, उसके म्यूचुअल फंड में एश्योर्ड रिटर्न के नाम पे हमसे आपके पैसे लगवा देते हैं, और फिर उसके बाद पता चला कि वो अदानी की कंपनी में है, बाड़ी की कंपनी में है, या किसी एकदम ही फ्रॉड कंपनी में है, तो आप देखते हैं कि आपका जो 10 रुपये का म्यूचुअल फंड है वो 5 रुपये पे आ गया, उसका वैल्यू ही ख़राब हो गया। और ये जो NPS भी जो है जो कर्मचारियों का, वो भी एक बहुत बड़ा, इसीलिए लोग कर्मचारी विरोध कर रहे हैं कि ये जो NPS का जो पैसा जो शेयर मार्केट में लगता है, एक उसका जो हिस्सा वो ऐसी कंपनियों में, फ्रॉड कंपनियों में लगाया जा रहा है जो पैसा डूब रहा है। पता चला कि आपका पैसा NPS का लगा दिया किसी कंपनी में, वो कंपनी डूब गई, आपका NPS और उसमें है कि वो आपको उतना ही मिलेगा जितना उसमें उसका आपका वैल्यू रहेगा NPS में। तो ये तो पब्लिक में एक हैवोक क्रिएट हो रहा है। तो जैसे बैंक पब्लिक में इंप्रेशन किया कि पैसा डूब जाएगा, तब बैंक में से लोग पैसा ही निकाल ले, तो बैंक चलेगा कैसे? ये बैंकों की क्रेडिबिलिटी का, पब्लिक सेक्टर के बैंकों की क्रेडिबिलिटी का सवाल तो है ही। बैंक ऑफ बड़ौदा ने हम कहा कि हमने लोन देना, अगले दिन उसका शेयर टूट गया, 7 रुपये 8 रुपये गिर गए बैंक ऑफ बड़ौदा का शेयर। तो बैंक, ये तो पब्लिक सेक्टर ने भी, बैंक ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने माना है कि अदानी में मेरा एक्सपोजर 28,000 करोड़ रुपए का लोन है। PNB भी कह रहा है कि 15-16 हज़ार करोड़ रुपए का हमारा लोन है कल को। और ऐसे कई बैंक है, ऐसे 1-2 बैंक का तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र और जो येस बैंक का आपने घोटाला पड़ा ही था, लोग जेल भी गए। PNB का 13,000 करोड़ रुपये लेके भाग ही गया। बैंक अपने फिर घाटा पूरा करने के लिए क्या करते हैं कि उसको बट्टे खाते में डाल देते हैं, उसको खाता से हटा ही देते हैं कि हमने इतना लोन दिया, अपना खाता पाक साफ करने के लिए। फिर वो घाटा पूरा कैसे करें? तो फिर हमारे आप पे क्या करते हैं कि ये सरचार्ज लगा देते हैं। ATM का सरचार्ज बढ़ा देंगे महीने साल का, 200 की जगह 300 कर देंगे। 5 बार आप पैसा निकालेंगे तो 6ठे बार में चार्ज लगा देंगे। चेक बुक 5 बार से ज़्यादा लगाएंगे तो उसमें सरचार्ज महीने में लगा देंगे। ATM से 5 बार से ज़्यादा निकालेंगे, पब्लिक से लेके फिर वो घाटा को पूरा करते हैं। पब्लिक का पैसा पहले डुबाते हैं जाके वहाँ पे कॉर्पोरेट घरानों में अपने यार दोस्तों को देख के, और बाद में उसके बाद हम ही लोगों से पैसे वसूलते हैं। आपसे बहुत सारे हिडन चार्जेज अब लेने लगे हैं। ये चेक बुक के नाम पे लेंगे कभी कि आपका चेक बुक इशू हुआ, इसका इतना चार्ज हो गया, आपके ATM में 5 बार ज़्यादा निकालेंगे इतना चार्ज हो गया। हर 6 महीने बाद इस समय रूल बदल रहे हैं ये पब्लिक से, उसको क्या बोलते हैं, सुविधा शुल्क के बहाने। वो बिजली का बिल डालते हैं उसमें भी काट लेता है। हाँ, ये सारे हर चीज़ में, बैंक में आप छोटे से भी अगर कोई आप नॉर्मल अकाउंट में भी अगर पैसा निकालने भी जा रहा है, 5 बार से ज़्यादा ATM यूज करेंगे तो उस पर चार्ज शुरू कर दिया है। तो ये जो है ना, फिर ये क्या करते हैं कि वो घाटा आम जनता पे ही बोझ डालते हैं बैंक, जो आम लोगों को थोड़ा सा समझ में नहीं आता, क्योंकि वो 50 रुपये करोड़ों जो बैंक अकाउंट है बैंक में, किसी का 50 रुपया कट जाता है, किसी को 100 रुपया कट जाता है, उन बेचारों को ध्यान ही नहीं आता कि हमारा 50 रुपया 100 रुपया कट गया। तो ये जो है ना, ये सबसे बड़ा फ्रॉड है इस देश की जनता के साथ। कि एक पूंजीपति को आप पूरा जो बैंकिंग सेक्टर है, 80,000 से 1 लाख करोड़ रुपया लोन इन्होंने खुद स्वीकार किया है। अभी बहुत सारे बैंक झूठ भी बोलते हैं, हो सकता है बहुत सारे चीज़ों को बताया ना हो, 1 लाख करोड़ रुपया और लोन हो। जो पब्लिक कुछ समय पहले तक तो ये बोलते थे कि हमने किस कारपोरेट घराने को कितना लोन दिया है, ये बताने को तैयार नहीं होते थे। कहते थे कि ये सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, RTI भी मामला गया। अब चूंकि ये मसला जब भड़का हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद, तो इन्होंने घबराहट में कि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस ना चल जाए कि बैंकों का पैसा डूब जाए, तो इन्होंने घबराहट में खुद ही आके पब्लिक के बीच बताया, स्टेट बैंक ने कि 28,000 करोड़ रुपया हमने लोन दे रखा है अदानी को। जबकि इससे पहले यही स्टेट बैंक कहता था कि हमने किस कारपोरेट घराने को कितना लोन दिया है, बताने को तैयार नहीं था। तो ये 1 महीने बाद समझिए 10-11 लाख करोड़ रुपए डूब गए। 10-11 लाख करोड़ रुपए का वैल्यूएशन घट गया। आप समझ लीजिए कि ये बेसिकली इसमें बैंक मारे जाएंगे, इसमें आम इन्वेस्टर मारा जाएगा। कंपनी की वैल्यू तो उसकी उतनी ही थी,
वो तो और एक्चुअल उतना ही था। एक्चुअल तो उतना ही है, एक्चुअल तो अभी जितना है उतना भी नहीं है। एक्चुअल तो अदानी अभी भी हवा में है। अभी भी हवा में है। अदानी के पास अपना क्या है? एयरपोर्ट सरकार ने बनाया, रेल सरकार ना जमीन खरीदी अदानी ने, ना कंस्ट्रक्शन किया, लेकिन मालिक अदानी हो गया। पोर्ट्स भी सरकार ने डेवलप किए, मैक्सिमम जमीन फ्री में सब लेके बैठे हैं ये। तो ये तो फिर उसके बाद बैंकों से पैसा उठा लेते हैं, लोन ले लेते हैं, फिर उसी से थोड़ा थोड़ा कंस्ट्रक्शन करते हैं, फिर बैंकों को लोन नहीं देते। अपना तो ये कुछ कर ही नहीं रहे हैं ना। इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर का काम तो जो ये है कि टोटली रेत के उस पर बना हुआ है, फंडामेंटल इसका स्ट्रांग नहीं है। अगर पब्लिक सेक्टर से कंपेयर करेंगे तो आपको लगेगा कि टोटली फ्रॉड है। पहले टाटा वगैरह तो टाटा और बिरला को होगा, आप माइनस कर दीजिए जो पुराने कॉर्पोरेट घराने थे। 90 के बाद जो कुछ लोग आए हैं उसमें मुकेश अंबानी, देखिए मुकेश अंबानी की कंपनियों की एक सबसे बड़ी विशेषता ये है कि मुकेश अंबानी के फादर धीरू भाई अंबानी ने एक सोशल जो कॉन्फिडेंस था उसको गेन किया था। 1990 के बाद शेयर मार्केट में लोगों के पैसे लगाए, लोगों को पैसे वापस भी आए। लोग याद भी करते हैं कि धीरू भाई अंबानी के माध्यम से आम इन्वेस्टर ने भी बहुत कमाया इस देश के अंदर। और चूंकि उनका एक उस समय कुछ काम दिखता था, म्यूर शर्टिंग शूटिंग, कोई उन्होंने कपड़े का पॉलिस्टर का काम शुरू किया था, वनली विमल या पता नहीं क्या, कौन सा वनली विमल था, पता नहीं कौन सा था। फिर उनके बाद जैसे रिलायंस पेट्रोलियम का एक बहुत बड़ा काम दिखता है जामनगर में। लेकिन वो ऐसा ही नहीं है कि पब्लिक सेक्टर की नहीं है कि 10 जगह आपको काम दिखेगा। सेल की तरह नहीं है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के 10 आपको कारखाने मिलेंगे, दुनिया भर में मिलेंगे। उसकी तरह नहीं है, क्या कहा जाता है, भेल की तरह, इंडियन रेलवे की तरह, ऐसा काम नहीं दिखेगा। ये 1-2 जगह दिखेगा और उसको ऐसे ढंग से हाइप क्रिएट करते हैं कि बस भारत के विकास में इनका अकेला योगदान है। अगर हम गए तो देश गया, देश की इकोनॉमी डूब जाएगी। तो पब्लिक का घबराना वाजिब है। पब्लिक का घबराना 100% वाजिब है। देखिए 2 बैंक डिफॉल्ट हो चुके हैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और येस बैंक आपके सामने है लोगों के। तो क्या ये, एक आखिरी सवाल और लेता हूँ, क्या ये रिवाइव कर पाएगा? देखिए अभी के जो हालात है बहुत मुश्किल है। देखिए अदानी के जो 2 बयान है वो बड़े महत्वपूर्ण है। एक तो कि अब अभी कोई फर्दर एक्सपेंशन नहीं करेंगे। कोई फर्दर एक्सपेंशन क्यों नहीं करता? फर्दर एक्सपेंशन तब नहीं करता जब पैसे ना हो। अभी पीछे इनको लोन नहीं मिल रहा था तो इन्होंने अपने शेयर रखे रूस के किसी बैंक के साथ। सिंगापुर की कोई कंपनी थी, अदानी की कंपनी थी, सिंगापुर में जिनके ब्रदर की कंपनी है, उसने अदानी की कंपनियों के शेयर किसी रशियन बैंक में रखे हैं। मीन्स कि इनकी इंटरनेशनल क्रेडिट टोटली, इंटरनेशनल मार्केट में इनका क्रेडिट टोटली ख़राब हो चुका है। तो अब इनके पास कोई भी एक्सपेंशन के लिए जब पैसा चाहिए होगा तो कहाँ से आएगा? इंडियन बैंक अभी फ़िलहाल कोई रिस्क लेने की स्थिति में नहीं है। सरकार भी बहुत ज़्यादा दबाव डालेगी तो हंगामा हो जाएगा। कुछ कोशिश करी सरकार ने दबाव डालने की। इवन यही नहीं, सरकार के एक मंत्री ने कुछ कहते हैं कि कॉर्पोरेट घरानों को फ़ोन किया कि उनके शेयर में इन्वेस्ट कीजिए, उनको शेयर गिरने से रोकिए। जैसे बीच में क्या करती थी कि सरकार LIC और SBI को ढकेल देती थी कि पैसे अपना लेकर शेयर मार्केट में कूदो और उनका शेयर खरीदो और उनको ऊपर उठाओ। SBI LIC को कई बार इन्होंने उतारा अपने कॉर्पोरेट मित्रों को फायदा देने के लिए। लेकिन अभी चूंकि इतना हंगामा हो गया था SBI LIC को लेकर कि इनको मजबूरी में कुछ कॉर्पोरेट घराने के दोस्तों को भी फ़ोन करना पड़ गया। लेकिन अब जो है SBI LIC और एक्सपोजर की स्थिति में नहीं है। 28,000 करोड़ रुपए SBI का है तो SBI और कितना देगी? कल को अगर अडानी डिफॉल्ट कर गया तो क्लियर कट हो जाएगा। जानते हुए फिर इन्होंने कैसे दिया? जब हिंडनबर्ग चिता रहा था और कर रहा था तो फिर कैसे किया? तो अब इनके सामने है कि जैसे इन्होंने अभी एक छत्तीसगढ़ में पावर कंपनी को एक्वायर करना था, वो रोक दिया इन्होंने। अब सवाल यह है कि अडानी के सामने मेजर चुनौती है कि जो कर्ज है उसको कैसे चुकाएं। मार्केट वैल्यू तो टूट रही है, कर्ज इन्होंने खूब उठा लिया, अपना तो कुछ है नहीं, बैंकों से ही पैसे उठाए हैं, लोगों से, आम लोगों का पैसा उठा रखा है। तो अब इनके सामने समस्या है कि अगर कंपनी परफॉर्म नहीं कर पाती है, अगर नहीं चल पाती है, इन्होंने अब क्या किया है कि सरकार का प्रेशर पड़ रहा है कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस दिया जाए ताकि इनका बिजनेस चलता रहे। जो अभी बचा खुचा कारोबार है वो ना डूबे। जैसे अभी आंध्र प्रदेश में एक पोर्ट था तो वहाँ पे सरकार ने IOC को कहा कि इनके पोर्ट के थ्रू जो है गैस इंपोर्ट कीजिए, वो वहाँ पे सरकारी पोर्ट को माइनस कर दीजिए। तो ऑटोमेटिक है कि
आप जब उनके गैस से करेंगे तो फिर उनको पैसे पैसा देंगे। मिलेगा। हाँ, तो इस तरह से सरकारी मदद लेने की कोशिश कर रहे हैं। सेकेंड, जो अदानी को फॉरेन क्रेडिट बहुत जब खराब हो गया जब विदेशों में, और भारतीय जो पब्लिक सेक्टर बैंक में भी हाथ पांव फूले हुए हैं, सांस छूट रहा है, चूँकि सुप्रीम कोर्ट में मसला चल गया है, तो बैंकिंग सेक्टर के जो ऑफिसर डरे हुए हैं कि सरकार के और आका के कहने पे, हम ऊपर के मंत्रियों के कहने पे या सरकार के कहने पे दे भी देंगे, कल को कोई अगर सरकार बदल गई, कोई इंक्वायरी हो गई तो हम लोग जेल जाएंगे। पीएनबी के तमाम लोग जेल गए, नीरव मोदी तो भाग गया, हालांकि वो भी लंदन की जेल में बैठा हुआ है, वो मेहुल चोकसी भी भाग गया, और भी जो अदानी के एक रिश्तेदार जतीन मेहता है वो भी डिफाल्टर है, बैंकों का कितना लेके भागा हुआ है इस देश से, तो वो तो भाग गए। तो लेकिन यहाँ फंस तो ऑफिसर जाता है ना जो लोन सैंक्शन करता है, भागो फैमिली इंटरप्राइजेज, भागो फैमिली। तो ये जो है, ये गवर्नमेंट के अंदर अगर बाई द वे को सरकार बदल गई तो बैंकिंग सेक्टर के अधिकारियों को पता है कि कल को हम भी जेल जा सकते हैं। और बुढ़ापे में जेल जाना किसी को भी थोड़ा सा कष्टमय लगता है, खास करके आराम पसंद लोगों को। गरीब आदमी को तो जेल में रख दिए चाहे बाहर रख दीजिए, उसको कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। वो तो उस माहौल में बाहर में भी गर्मी में सोता है, जेल में भी गर्मी में सो लेगा। ये आराम पसंद लोगों को खाना भी मिलेगा जेल में। हाँ, यहाँ बाहर खाने में भी दिक्कत आ जाती है, तो ये आराम पर। लेकिन तो अब इन्होंने क्या किया है कि अभी ये जाके आबू धाबी में जो यूएई के जो राज परिवार है उसको मिन्नतें कर रहे हैं, हमें बचाओ हमें बचाओ। तो भी तो शेख हैं, उनके पास डॉलर है, पेट्रोल डॉलर है, लेकिन कहते हैं कि ऐसे थोड़ी दे देंगे, तू तो डूबता हुआ जहाज है। तो एक काम कर, हम पैसे तुम्हें देंगे, तू जितने एयरपोर्ट लिया उसमें मेरा हिस्सा डाल, जितना पोर्ट है उसमें मेरा हिस्सा डाल। आम आदमी की भाषा में बता रहा हूँ, तो फिर मैं तुम्हें बचा लूँगा। तो अभी ये नेगोशिएशन वो कर रहे हैं। ऐसे जो वहाँ के जो आबू धाबी जो उनकी होल्डिंग कोई कंपनी है जो वहाँ के राजा शेख राज परिवार की है, सरकारी कंपनी है, उन्होंने बॉम्बे में इनके साथ कोई ज्वाइंट किसी कारोबार में किया है। लेकिन अब वो लग रहा है कि बंदा फंसा हुआ है, तो फंसा हुआ है तो एक काम करो, तो यहाँ हमारी हिस्सेदारी डालो। अब यहाँ हिस्सेदारी डालेंगे और एक बार घुस गए तो फिर तो अदानी तो पार्टनरशिप करने में विश्वास नहीं करते हैं। ये तो अकेला साम्राज्य बनाना चाहते थे कि विश्व में हम दूसरे अमीर तीसरे में अमीर, और एक बार अगर शेख घुस गए तो फिर तो अच्छा ये बताइए चाइना के साथ क्या इसका बिजनेस है? देखिए, चाइना के साथ बड़े गंभीर प्रश्न है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने इन पे उठाया है चाइना के साथ इनके गंभीर संबंधों को, और उन्होंने राष्ट्र हित को इसका खतरा भी बताया है कि भाई देखिए, चाइना में इनको जो चाइना का कारोबार श्रीलंका में है, और श्रीलंका इस समय टोटली गवर्नमेंट चाहे जिसकी भी है वो चाइना कंट्रोल में है। तो वो जो श्रीलंका का जो पोर्ट है, कोलंबो का जो पोर्ट है, हबनटोटा पोर्ट, तो कोलंबो पोर्ट का एक टर्मिनल जो है पहले अदानी डेवलप कर रहे थे, ईस्ट कंटेनर टर्मिनल को डेवलप कर रहे थे। एकाएक क्या हुआ कि एक दिन श्रीलंका गवर्नमेंट ने ऑर्डर करके वो इनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। वो कैंसिल कर दिया। उसके बाद श्रीलंका ने एक प्रपोजल रखा कि तू वेस्ट वाला पार्ट ले लो, वेस्ट कंटेनर टर्मिनल को तू डेवलप करो। उसमें डेवलप करने में ज़्यादा पैसे लगने थे। उसके बाद क्या हुआ कि एक खबर ये आई कि इसको अदानी ग्रुप को वहाँ पे बड़े बड़े गगनचुंबी इमारत बनाने के ठेके हबनटोटा और ये दोनों जगह कोलंबो में मिल गया है, और वो दोनों चाइनीज़ कंट्रोल वाले इलाके में मिले हैं। अच्छा, तो सुब्रमण्यम स्वामी ने सवाल उठा दिया। तो अब ये सवाल उठा रहा है कि आखिर जो ईस्ट कंटेनर पोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट रद्द क्यों हुआ था। इनफैक्ट अब जो खबर ये आ रही है कि उस ईस्ट कंटेनर पोर्ट के डेवलपमेंट में अदानी के साथ साथ एक और पार्टनर जापान भी था। अच्छा, और चाइना उसको जापान को आउट करना चाह रहा था। जापान से उसकी, चूंकि भारत को अपना बहुत बड़ा खतरा नहीं मानता क्योंकि भारत की इकोनॉमी वीक है। कल तो जयशंकर ने ही बोल दिया कि चाइना हमसे बड़ी इकोनॉमी है, डायरेक्ट टकराव करने में जयशंकर का मतलब कल चेहरा उड़ा हुआ था, जैसे चाइना से वो डर रहे थे। कल जयशंकर ने जब सब पत्रकारों ने सवाल पूछा, जयशंकर घबरा रहे थे जवाब देते हुए चाइना को लेकर, कहते हैं हमसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और मतलब कि कई एक्सक्यूज़ दे रहे थे कि हम क्यों चाइना के प्रति एग्रेसिव नहीं हो रहे हैं, डरे एक्सक्यूज़ दे रहे थे। तो इससे तो क्लियर हो गया कि चाइना को ये पता है कि भारत का जो पॉलिटिकल विल है, आर्मी का विल बहुत स्ट्रांग है, लेकिन पॉलिटिकल विल यहाँ का बहुत वीक है। पॉलिटिकल जो और जो इकोनॉमिक जो कॉरपोरेट घराने हैं वो उनको हम आराम से दबा सकते हैं, उनको ब्राइब कर सकते हैं। तो वो जो है सिस्टम को समझते हुए चाइना ने कहा कि ठीक है, आप अब आ जाओ, आप ये काम कर लो। और ये पूरी गतिविधि जो थी वो वेस्ट देख रहा था। वेस्ट को ये खतरा है कि चाइना से अगर अदानी की नज़दीकियाँ बढ़ेगी तो भारत के कई इंपॉर्टेंट पोर्ट अदानी के कब्जे में है, और वो क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा हो जाएगा और भारतीय सुरक्षा के लिए भी खतरा होगा अगर अडानी किसी जंचर पे आके चाइना के साथ समझौता करता है अंदर खाते। गुजरात के 4 पोर्ट अडानी के पास है, महाराष्ट्र में 1 पोर्ट है, केरल में 1 पोर्ट है,
कर्नाटक में गोवा में पोर्ट है, आंध्र प्रदेश में 2 पोर्ट है, बंगाल। तमिलनाडु में पोर्ट है, बंगाल में है, बंगाल में हल्दिया का एक बर्थ मिला है और दूसरा एक नया पोर्ट ममता बनर्जी ने दिया है, उड़ीसा में एक पोर्ट है धमारा। तो ये जो सारे पोर्ट्स हैं, तो इस पे तो कभी भी चाइना अगर इतना क्लोज संबंध रहेगा तो चाइना तो खतरनाक है। वो तो ब्राइब करता है, किसी को भी, कारपोरेट को भी ब्राइब करता है, पॉलिटिशियंस को भी ब्राइब करता है, तो कभी भी आपकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा होगा। तो ये तो अदानी कल को भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा हो सकते हैं। और वो क्षेत्रीय जो फ्री नेविगेशन का जो एक कंसेप्ट है, जिसको अमेरिका और वेस्ट हमेशा तूल देते हैं कि इस फ्री नेविगेशन को हम बनाए रखना चाहते हैं और चाइना को यहाँ पे हम कंट्रोल नहीं करने देंगे या चाइना की सुपरमेसी नहीं बनने देंगे, अदन की खाड़ी, फारस की खाड़ी से लेकर साउथ चाइना सी तक। तो वो अदानी उसमें उनको खतरा नजर आ रहे हैं वेस्ट को, कि इतना एक ही फैमिली के पास इतने पोर्ट दुनिया के किसी भी देश में नहीं है। और बड़े सारे देशों में तो पोर्ट्स वोट्स पब्लिक सेक्टर कंट्रोल करता है इसी खतरे को लेकर कि कोई भी प्राइवेट आदमी कल को बिक जाए तो आप क्या कीजिएगा। इनका कोई मोरल तो होता नहीं, पैसा इंपॉर्टेंट है। कल को इनको चाइना ब्राइब कर देगा गौतम अदानी को, तो ये तो हमारे पोर्ट पे कुछ भी करा सकते हैं। ड्रग स्मगलिंग तो हो ही रहा है, आपके सामने हो रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा तो ड्रग है, जहाँ पे हजार किलो ड्रग मिल रहा है, हजारों करोड़ के ड्रग मिल रहे हैं, जिसपे हमारी सरकार की एजेंसियां चुप बैठी हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही है इन पे, बड़े लोगों पे, छोटे छोटे लोग पकड़े जा रहे हैं उसमें। तो ये जो है ना, ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भारत के लिए भी खतरा है, वेस्ट को भी लगता है कि एक फैमिली का जो कंट्रोल हो जाएगा स्ट्रेटेजिक। देखिए पोर्ट का बिजनेस और बाकी बिजनेस में बहुत अंतर है। पोर्ट का बिजनेस स्ट्रेटेजिक जियोपॉलिटिकल एक इंपॉर्टेंस लिए होता है, जिसमें फिर आर्मी का भी रोल हो जाता है, सुरक्षा का भी रोल हो जाता है, इंटरनेशनल सिक्योरिटी का भी उसमें रोल प्ले होने लगता है, ट्रेड सिक्योरिटी का भी रोल प्ले होता है। तो उसमें दुनिया के किसी भी देश में, एक देश के अंदर आपको नहीं दिखेगा कि एक ही फैमिली ने 18 पोर्ट, 15 पोर्ट कब्जा कर रखा है, किसी भी नहीं। इवन कि चाइना भी नहीं किसी अलाउ करेगा अपने यहाँ प्राइवेट सेक्टर को कि कोई भी पोर्ट जो है उसको कंट्रोल करे। कोई भी देश अलाउ नहीं करेगा जिसका राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंता होगी। भारत एक ऐसा देश है जो अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को, भारत को जो खतरा है नॉर्थ से, सीमा से खतरा चीन से है, वेस्ट में पाकिस्तान से है, और पूरे समुद्र में चाइना से खतरा हो गया है। लेकिन हमारी सरकार बड़ी अजीब सी है कि पब्लिक सेक्टर को अबंडन करके एक प्राइवेट बंदे के हाथ में सारे पोर्ट्स दे रहे हैं। ये भी नहीं कि चलो अगर प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना है तो 10 ग्रुप को इन्वॉल्व करो, कुछ पोर्ट किसी ग्रुप को दे दो, किसी ग्रुप को दे दो, एक ही बंदे को सारा पोर्ट दिया जा रहा है। कल को अगर ये बंदा बिक गया तो जो फ्रॉड, जो मॉरिशस में सेल कंपनी से पैसे ट्रांसफर कर रहा है। और अब तो ये भी सवाल उठ रहा है कि जो मुद्रा पोर्ट से जो हेरोइन बरामद हुए, क्या उसका पैसा वो सेल कंपनियों में तो नहीं जा रहा था? ड्रग का जो ट्रेड का पैसा था वो मॉरिशस के सेल कंपनियों में तो नहीं जा रहा था और वहाँ से रूट होके इधर आ रहा था हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में? ये भी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। तो ये सारी चीज़ों को वेस्ट भी मॉनिटर कर रहा था, हिंडनबर्ग भी ये सारी चीज़ों को मॉनिटर कर रहा था। और हिंडनबर्ग की अगर रिपोर्ट इतनी गलत थी तो फिर अदानी का शेयर बच क्यों नहीं रहा है? अदानी के शेयर टूट क्यों रहे हैं? और तमाम जो यूरोप से लेकर अमेरिका तक के जो बड़े बड़े जो क्रेडिट देने वाली एजेंसियां हैं या प्लस जो बैंकिंग सेक्टर है, वो अदानी को टोटली अबंडन करने के लिए क्यों तुल गए? कहते हटाओ, इसके साथ हमने कोई काम नहीं करना। आखिर ऐसा क्या हुआ? ऐसा तो है नहीं कि किसी एक छोटे से रिपोर्ट के कहने पे कोई तमाम दुनिया के बैंकिंग सेक्टर से लेकर क्रेडिट एजेंसियां उनके रिपोर्ट से सहमत हो जाएगी। कहीं ना कहीं उसकी रिपोर्ट में कोई ना कोई ऐसी बातें होंगी, फैक्ट्स होंगे जो पुष्टि कर रहे होंगे उस चीज़ को कि नहीं ये सही बोल रहा है रिपोर्ट, तभी हटे। बेशक हमारी सरकार ना माने, हमारी सरकार जवाब भी नहीं दे रही है, कुछ चुप बैठी हुई है इस मसले पे, उसको डिफेंड भी नहीं कर रही है। डिफेंड अंदर खाते उसको किया जा रहा है कि इसके कारोबार को कैसे बचाया जाए। तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अदानी जो है, भारत की सुरक्षा के लिए सोचना चाहिए। अदानी जो है राष्ट्रीय हमला बता रहे थे अपने आप को। इनफैक्ट अगर नहीं, अगर इसका गहन वो किया जाए, जांच की जाए, तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा अदानी है। चलिए, सतर्कता गई, दुर्घटना हुई, अपने पैसे की रक्षा खुद कीजिए। शुक्रिया। देखते रहिए अम्बेडकरनामा और सब्सक्राइब करते रहिए।